हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे अप्रैल थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सारे के सारे जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ से उसको पहले रीड कर लीजिए। उसके बाद ये जो 30 टॉप एमसीक्यूज हम यहाँ पे लेके आते हैं, इसमें जो चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो JNK की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है JKS, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रीलिम्स का टेस्ट शेड्यूल बनाया है, जिसको आप लोगों को रिक्वेस्ट है अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसके साथ साथ ही 2 ऑफलाइन टेस्ट भी होंगे जो आपको अलग से वेन्यू और डेट हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे, जहाँ पे आपको आके टेस्ट देना पड़ेगा। प्रॉपर OMR शीट पे 2 घंटे का पेपर होगा, रिजल्ट आउट होगा, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि वो किस दिन हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। फिलहाल ये स्केड्यूल आप लोगों के सामने और इसमें टेस्ट आपके अपलोड हो जाएंगे। इसके साथ ही जो JKSSB के फ्रेशर्स जो सोच रहे हैं कि JKSSB की तैयारी करने का, उन लोगों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स जो है वो हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड है या आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी ये हमारी ट्रिपल एस की ऐप पर मिल जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वहाँ से उसको इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अप्रैल 2023 में कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहली कंट्री बनी है अप्रूव करके R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला तो ये वैक्सीन का नाम बनाया किसके द्वारा गया है, डेवलप किसने किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने करा है। और इसको अप्रूवल किसने किया है, तो वो किया गया है रिपब्लिक ऑफ घाना के द्वारा। अब एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही हो सकता है कि किस कंट्री ने अप्रूव किया है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो अभी हाईली इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन बनाया गया है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है, R21 मैट्रिक्स M इसका नाम है। तो ये पहला पॉइंट आपको एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रीइंट्रोड्यूस करा है रिटेल टर्म डिपॉजिट, जिसका नाम है अमृत कलश। ये आपके जो हमारे बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं, जिनके एग्जाम अभी 1-2 महीने में होने वाले हैं मेंस के, उनको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और यहाँ पे जो आप वर्ड देख रहे हैं अमृत, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, अमृत महोत्सव आप लोगों ने एक चीज़ को सुना होगा। पिछला पूरा साल हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया था जब हम लोगों के आज़ादी के 75 साल पूरे हुए थे। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं 75 से 100 सालों को किस नाम से हम रेफर कर रहे हैं, वो है अमृत काल। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो अभी का टाइम चल रहा है 75 से 100 साल का, यानी कि 2047 तक का, इसको किस नाम से रेफर किया जाता है। तो ये हम लोग मानते हैं अमृत काल है। तो ये आप दोनों को चीज़ें याद रखेंगे, बजट में भी मेंशन किया गया था पिछले। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अवार्ड्स की अगर बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कौन से ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड का अवार्ड दिया गया है। अब ये जो अवार्ड है ये AIMA ने दिया है। किसको दिया है, तो ये दिया गया है कुमार मंगलम बिरला जी को। कुमार मंगलम बिरला जी कौन है, तो ये जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसके चेयरमैन हैं। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। स्टैटिक की फॉर्म में अगर पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको जो है याद रखने हैं। अवार्ड कौन सा मिला है, तो ये डेकेड अवार्ड है, यानी कि 10 पूरे दशक में 10 सालों में सबसे बेस्ट बिजनेस लीडर का अवार्ड जो है इन्हें मिला है। तो इनका नाम आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड चागास डिजीज डे जो है ये मनाया जाता है हर साल 14 अप्रैल के दिन। 14 अप्रैल के दिन हम लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर का बर्थ एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल थे, जैसे बैसाखी आप लोगों का जो था 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये पूछा जा सकता है कि बैसाखी कहाँ कहाँ मनाया जाता है। ये तो चलो जम्मू कश्मीर से जो या नॉर्थ इंडिया से जो लोग हैं उनको पता है। वैसे ही कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि साउथ वाली साइड मनाए जाते हैं। अब आपको होमवर्क लिख लीजिएगा, आपको बताना है कि एक साउथ में एक फेस्टिवल मनाया जाता है इसी दौरान, उसका क्या नाम है और किस स्टेट में मनाया जाता है। ये आपको आज थोड़ा सा एक ट्रिकी होमवर्क देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे इसकी थीम क्या थी। इसका थीम था टाइम टू इंटीग्रेट चागास डिजीज इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा।
होता क्या है, जैसे 14 अप्रैल में बहुत सारे दिन ऐसे हैं जो मनाए जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी दौरान एक ऐसा दिन भी मनाया जाता है, तो कई बार एग्जामिनर ना ये पूछ लेता है बाकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में पूछे जाने के अलावा। WHO इसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है ए हेल्प? अब ए हेल्प की पहले तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम। ये जो है ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है पुष्कर सिंह धमी जी। ये कहाँ के सीएम है? तो ये हैं उत्तराखंड के सीएम हैं। इन्होंने ये स्कीम को जो है लॉन्च किया है, तो यहाँ पे इसको याद रखना। अब यहाँ पे क्या करेगी ये स्कीम? तो ये कंट्रीब्यूट करेगी जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं एनिमल्स को में अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो इसको यहाँ पे कोशिश की जाएगी सारी चीज़ों को कवर करने की, तो यहाँ पे इसको याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो प्रोग्राम है ये इससे पहले और 2 जगहों पे चलता है। अब वो 2 जगहें कौन सी हैं? एक तो आगे आपकी मध्य प्रदेश और दूसरी आप लोगों को याद रखनी है वो है J&K। यहाँ पे भी ये जो प्रोजेक्ट है ये चल रहा है, तो इसीलिए आपको ये ए हेल्प को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से बताओ कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें ये नहीं होता, तो याद रखना उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी ये चल रहा है। जो 4th ऑप्शन होगा उसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स April 2023, which country emerged as the India's biggest trading partner in the financial year? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अप्रैल में खास तौर पे अगर मैं बताऊं नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो बहुत सारा पुराने फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है ना वो पूछा जाता है। अब कई बार पेपर में आपने भी देखा होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर बात की जाए तो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन था इस फाइनेंशियल ईयर में? तो वो था यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सेकंड पे कौन सा था? तो सेकंड पे था चाइना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनर डिफिकल्ट करना चाहेगा तो ये पूछेगा कि टॉप बेशक यूएस ने किया था, सेकंड पे कौन था? तो ये चीज़ याद रखना। थर्ड का भी मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड पे था आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, इन तीनों से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक और चीज़ बताऊं आपको, जो एक्सपोर्ट होता था चाइना के साथ हम लोगों का वो डिक्रीज़ हो गया लगभग 28% में ये, और इम्पोर्ट जो है वो अभी भी बढ़ते जा रहा है, 4.16% इंक्रीज़ हुआ है चाइना के साथ। जो हम लोग यहाँ पे एक ऑफिशियल डेटा आया था ट्रेडिंग पार्टनर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर की बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 14 की अगर मैं बात करूँ, वहाँ से लेके फाइनेंशियल ईयर 18 तक हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा था? वो था चाइना। ठीक है, और इसके अलावा 2021 में भी फाइनेंशियल ईयर 21 में भी चाइना ही था। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। और उसके बाद यूएई बना था, लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स है, तो ये पूछा जा सकता है। ये डेटा जो चेंज होता है बहुत टाइम के बाद, ये एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल जाता है। अभी हाल ही में कौन से ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने प्रेजेंट करा था, जिनको प्रेजेंट किया गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर 2022 बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। अमित शाह ने अभी हाल ही में किसे ये सम्मानित किया है इस पुरस्कार से? तो ये किया गया है आपा साहेब धर्माधिकारी जी को। आपा साहेब धर्माधिकारी जी को ये इससे सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस अवार्ड से इन्हें जो सम्मानित किया गया, और ये पहली बार ऐसी चीज़ है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये चीज़ को आपको बस इतना याद रखना है कि अगर रिसेंटली आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो इसमें आपको ये अवार्ड विनिंग कितने वो था, पैसा था, वो सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। बट मैं आपको बता दूँ 25 लाख रुपए यहाँ पे जो है इनको दिए थे शॉल और इसके साथ सम्मानित करने के लिए। और ये पहली बार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये मिला है सेम फैमिली को सेकेंड टाइम, मतलब एक ही फैमिली से दूसरी बार ये मिला है। नाना साहेब को अवार्ड मिला था 2008 में, और उनके ही यहाँ से आपा साहेब को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, कोई भी टाइटल हो, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मिस इंडिया की बात करूँ, फेमिना मिस इंडिया, जो अभी मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 कौन बनी है, तो ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इनका नाम है नंदिनी गुप्ता, इनको याद रखना।
59th एडिशन था, ये सिर्फ 19 साल की हैं, तो इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना ही आपसे देखने को मिलेगा। अभी कौन सी कंट्री थी जिसने रिसेंटली टेस्ट करा है सेकेंड अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन कॉल्ड हाइल सेकेंड? देखो ये जो है ये आपका आता है साइंस एंड टेक। अगर मैं केएस की बात करूं, आप लोगों ने अगर केएस के पेपर की बात करी है, आप लोगों के जेकेएस का पेपर ये देने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको साइंस एंड टेक के मिनिमम पिछली बार 8 से 10 क्वेश्चन जो थे वो आपको देखने को मिले थे। अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम अगर साइंस एंड टेक की बात करूं, अगर आपको, मैंने खुद बोला है कि अगर आपको गेस करना है आप लोग चाइना को कर सकते हो, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में चाइना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन जो है वो करती जा रही है। जिसमें एक एग्जांपल अगर मैं दूं मैगलेव की, ठीक है, मैगलेव सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, ये किसने बनाई है? चाइना ने बनाई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना करता आ रहा है। लेकिन एग्जामिनर आज की डेट में क्या हो गया, उनको भी पता है कि बच्चे ये सारी चीज़ें जो हाईलाइटेड है वो पढ़ रहे हैं। एग्जामिनर आज की डेट में इस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। नॉर्थ कोरिया से बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ को थ्रेट है, जिसमें सबसे पहले तो साउथ कोरिया आता है। अब इस तरीके की जो मिसाइल है ये आपसे पूछा जा सकता है, साथ ही साथ कि हेल सेकेंड जो बनाई गई है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, ये कौन सी मिसाइल है? तो ये याद रखना, ये अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन जो है ये बनाया गया है। तो ये आपसे पूछा जाता है। अब वैसे ही साइंस एंड टेक की बात करूं, साइंस एंड टेक में आपको ये पूछा जा सकता है S-400 किसने डेवलप करा है या कौन इंडिया को दे रहा है? जो भी हम लोगों के पास रिसेंटली पहुंचा वो रशिया ने किया है, और S-500 भी हम लोग ही हैं जो पहले जो रशिया से खरीदेंगे। इसके अलावा INS विक्रांत हम लोगों का एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड। कुछ ही कंट्रीज है जिनके पास खुद का है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे निर्भय क्रूज मिसाइल की, ये जितनी भी हैं किसके द्वारा बनाई जाती है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी कौन सी गवर्नमेंट ऐसी थी जिसने रीनेम कर दिया है भावनापड़ू पोर्ट को एज मुलापेटा पोर्ट? देखो जो ये रीनेम होती हैं चीज़ें, ये भी आपको याद रखनी है। किसके द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करूँ, आज से कुछ टाइम पहले तक, 2-3 महीने पहले तक इनकी 3 कैपिटल्स थी, कुरनूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। ठीक है, लेकिन इन्होंने अब वापस से अपना यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको चेंज करते हुए सिंगल कैपिटल जो है वो बना दी है। तो जिस पेपर में भी स्टेट एंड कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। जो भी हाल ही में जिसका कल रिजल्ट आया है स्टेनोग्राफर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको बताना है, होमवर्क ईजी दे रहा हूँ, कि आज की डेट में आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है। कई बच्चे हैदराबाद से कंफ्यूज होते हैं। हैदराबाद जो है वो आपकी तेलंगाना में की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुए थे तो हैदराबाद तेलंगाना का पार्ट बन गया था। और अगर तेलंगाना की बात करूं तो रामप्पा टेम्पल भी याद रखना, ये हमारी 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट है। टोटल यूनेस्को की हेरिटेज साइट जो है वो 40 है। 40th कौन सी है? वो है धोलावीरा। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ पे टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं, तो हमारे यहाँ पे टोटल रामसर साइट्स भी हैं 75। ये टारगेट था आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए कि 75 हम लोगों को टोटल करनी है, तो ये 75 हो गई थी अगस्त महीने में। यहाँ तक इतना याद है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी सिटी है इंडियन जहाँ पे इंडियन नेवी ने रिसेंटली कंडक्ट करा है ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है प्रस्थान? अब पहला क्वेश्चन पेपर में जो बन सकता है वो ये है कि प्रस्थान किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो याद रखना, ये नेवी के द्वारा किया जाता है। किस जगह पे हुआ है? क्योंकि आज की डेट में रिसेंट ट्रेंड की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है। तो ये आपको याद रखना है, ये हुई है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। इसके साथ ही एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि एक और चीज़ याद रखना, अभी हम लोग एक ऑपरेशन करवा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। अब ये ऑपरेशन कावेरी किसके लिए किया गया है? ऑपरेशन कावेरी किया गया है जो भी इंडियंस सूडान में फंसे हुए हैं। सूडान में अभी थोड़ा सा जो है उनकी वॉर का माहौल है वहाँ पे, सिविल वॉर का। तो वहाँ पे जितने भी इंडियंस अराउंड 500 हैं, उन 500 को अभी रिसेंटली वहाँ पोर्ट सूडान से इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं। तो आपको पहली चीज़ बतानी है कि इसमें किसके
कौन सी शिप है जो पार्टिसिपेट कर रही है। मैं शिफ्ट का पूछ रहा हूँ, एयरक्राफ्ट का नहीं पूछ रहा हूँ। कंट्री याद रखना, ऑपरेशन कावेरी पे क्वेश्चन बन सकता है। वैसे ही हम लोगों ने एक ऑपरेशन दोस्त भी जो है रिसेंटली करा था, किसके साथ, ये हम लोगों ने करा था तुर्की के साथ। तुर्की के साथ हम लोगों ने किया था क्योंकि वहाँ पे भी अर्थक्वेक जो है वो आया था। उसके लिए ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुकिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ एक और चीज़ याद रखना है, एक्सरसाइज स्कोप 23 यानी कि जिसको हम लोग CI23 यानी कि जो एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 23 है, ये भी अभी पिछले हफ्ते ही हुई है। इंडियन एयरफोर्स ने की है, किसके साथ, इंडियन एयरफोर्स ने ये करी थी हमारे US के एयरफोर्स के साथ। तो ये भी याद रखना, ये भी आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी वेस्ट बंगाल में शुरू, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है, लॉ एंड जस्टिस, किरण रिजिजू, इन्होंने रिसेंटली रिलीज करा है पहला एडिशन ऑफ द डैश लैंग्वेज वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो JNK के बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, आप लोगों को ये पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है आपको इस तरीके से ही हो, मैं आंसर बता देता हूँ। डोगरी को यहाँ पे जो है रिसेंटली यहाँ पे पहला एडिशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लॉन्च किया गया है हमारी डोगरी लैंग्वेज में। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि डोगरी किस में ऐड की गई है एज अवर नेशनल लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ, या फिर अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा लैंग्वेज का एक्ट है उसमें किस में ऐड की गई है डोगरी को, तो आपको ये बताना है। डेट भी अगर आप साथ में बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में जम्मू कश्मीर की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, तो आज की डेट में जम्मू कश्मीर की टोटल जो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वो है 5, ठीक है। पहले नहीं थी 5, अभी 5 है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 5 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, जिसमें डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू और लास्ट अब आप लोग ही बताएंगे, ये सब मैं लिख देता हूँ। इंग्लिश जो है यहाँ पे ऐड की गई है 5 लैंग्वेजेस। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इंडिया की टोटल आज की डेट में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, इंडिया की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, तो वो हैं 22, उसमें डोगरी भी आती है। तो यहाँ पे इसको याद रखना, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और ये गारंटी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि कौन सा एडिशन था, पहला एडिशन जो किया गया है किस लैंग्वेज में किया गया है, तो ये किया गया है डोगरी लैंग्वेज में, अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, What was the theme of International Day of Monuments and Sites World Heritage Day 2023 that was observed across the globe on 18th April of 2023? देखो, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट जो मनाया जाता है, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहते हैं, इस दिन की अगर मैं बात करूं तो ये 18 तारीख को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी हेरिटेज चेंजेस। तभी मैंने आपको जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं वो भी बता दी थी अभी। तो ये याद रखना, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो ये आप लोग इसको भी याद रखना, अगर डायरेक्ट कभी पूछा गया तो ये आप लोग रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का। यहाँ पे यूनेस्को से इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हो सकता है JKS में आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि ये जो हेरिटेज डे मनाया गया है कौन ऑब्जर्व करता है, और एक ऑप्शन हो सकता है आपको यूनेस्को दे दिया जाए। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखना, ये जो है ये मैंने आपको बता दिया किसके द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा ये किया जाता है। पेरिस में है, 1965 में ये बना था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी रिसेंटली इंडिया डिजिटल पेमेंट एनुअल रिपोर्ट आई है 2022 की, जो कि वर्ल्ड लाइन इंडिया ने करी है अप्रैल 2023 में रिलीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सीधा करेक्ट की बात बता दूँ तो इसमें ऑप्शन नंबर C जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर A और B आपके बिल्कुल सही हैं। पहला पॉइंट। अब यहाँ पे हम एक बार ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये मोस्ट प्रेफर्ड मीडियम रहा है डिजिटल पेमेंट का 2022 में। ये रिपोर्ट जो आती है एनुअल रिपोर्ट्स, आप लोग देख सकते हैं क्यों अप्रैल महीने में ज़्यादा आती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा नया शुरू होता है अप्रैल 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, एज ऑफ 2022 टॉप UPI एप्स इन वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो रही है फ़ोन पे, और UPI रेमिटर बैंक रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
ये क्वेश्चन अपने आप में दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला ये पूछा जा सकता है कि ये जो ऐप में सबसे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हुई है तो वो फ़ोनपे के द्वारा हुई है, और सबसे ज़्यादा जो बैंक जो यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोनपे में पैसे हैं, किसी ना किसी बैंक से जाते हैं, तो वो कौन सा बैंक है, यूपीआई रेमिटर बैंक, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट बोला गया है कि न्यू दिल्ली ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़ में, जिसमें 6500 करोड़ की जो ट्रांजेक्शन्स हैं हुई है, तो ये गलत है। ये आपको बस इतना मैं बता दूं, टॉप किसने किया है वो न्यू दिल्ली ने नहीं किया, मैं आपको सही भी बता देता हूँ, वो किया गया है बेंगलुरु ने। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो इसको यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को याद रखना, किसी ना किसी तरीके से ये पेपर में पूछा जा सकता है। कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जिन्होंने रिसेंटली रिसीव करा है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इन द बिजनेस कैटेगरी? अब यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ ये किसके सीईओ हैं, ये है फेडेक्स के सीईओ है। नाम क्या है इनका नाम है राज सुब्रमण्यम। ये इन्हें मिला है ये अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है इन्हें, जो इस समय यूएस के हमारे इंडिया के एम्बेसडर है। क्या नाम है इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, ये हमारे इस समय एम्बेसडर है यूनाइटेड स्टेट्स में, इन्होंने इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये जो अवार्ड्स हैं ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जिस दिन SSS का अपने 4 साल हम लोगों को पूरे हो चुके हैं, 5वां साल पूरा होगा, 9 जनवरी के दिन ये मनाया जाता है। हर साल ये मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जो महात्मा गांधी है ये वापस इंडिया आए थे, तो इसीलिए जो इंडियंस बाहर की कंट्रीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें इन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कौन सी ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIT जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने रिसेंटली एक MOU साइन किया है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर डिजास्टर रिडक्शन के साथ, जिसमें ये डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू नेचुरल हैजार्ड्स। देखो ये यहाँ पे याद रखना है पहला पॉइंट कि किस IIT ने किस कंट्री के NCDR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन के साथ यहाँ पे MOU साइन किया है, तो ये ताइवान के साथ किया गया है। किस IIT ने किया है? तो ये किया गया है IIT रुड़की के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। IIT रुड़की ने ये MOU साइन किया है। IIT रुड़की कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पे ये भी याद रखना, इन्होंने ये MOU साइन किया है ताइवान के साथ, ताकि ये जितने भी हमारे नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, इन सभी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी जिससे कि एक आपको पहले ही अलर्ट जो है वो मिल जाए। तो ये आप लोग याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, टाटा स्टील को रिकॉग्नाइज किया गया है 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस बाय द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन फॉर द डैश कंसेक्यूटिव ईयर। तो ये आपको बता दूं लगातार 6 टाइम, ये बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन लगातार 6ठी बार टाटा स्टील को रिकॉग्नाइज कर रही है एज अ स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ही ऐसी हैं जो 5-5, 6-6 बार लगातार चल रही है, जिसमें आपको एक और याद रखना है, इंदौर जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण में क्लीनेस्ट सिटी 6 बार बन चुकी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो लगातार अपनी डोमिनेंस बनाए हुए हैं, ये आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट गन यूजिंग फिंगरप्रिंट्स एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मिसयूज। देखो आमतौर पे हम लोगों ने फ़ोन देखे हैं जिसमें आप लोगों के फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो जाते हैं और आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन से अनलॉक हो जाता है। ये दुनिया की पहली ऐसी स्मार्ट गन बनाई गई है जिसको आप लोग बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के साथ ही ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इसको पकड़ेंगे इस गन को, तो आपके जो थंब प्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, उनके साथ ये मैच करेगी और फिर आपकी ये जो गन है ये एक्टिव होगी। तो ये अच्छी चीज़ है, इसका मिसयूज़ जो है इसका वो कम हो जाएगा। क्या नाम है इस गन का? तो इस गन का नाम है यहाँ पे पूछा गया है किस कंपनी ने बनाया गया। तो मैं आपको पहले गन का नाम भी लिख देता हूँ, यहाँ पे गन का नाम भी याद रखना, वो भी पूछा जा सकता है, वो है बायोफायर स्मार्ट गन।
ठीक है, ये इस गन का नाम है, पेपर में गन का नाम भी पूछा जा सकता है। यूएसए ने बनाई है, यूएस बेस्ड कंपनी है बायोफायर टेक्नोलॉजीज, तो इन्होंने इसको बनाया। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, कुछ भी पूछी जा सकती है। एक नए तरीके का ये चीज़ को इन्वेंट किया गया है ताकि मिसयूज रोका जाए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर्स इन अप्रैल 2023, कौन सी सिटी ऐसी है जिसने टॉप करा है विद 3,40,000 millionaires in 2022, while Mumbai, Maharashtra, India rank at which position with 59,400 millionaire in 2022। तो देखो, सबसे अमीर सिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर इस लिस्ट में किसने डोमिनेट किया है, तो मैं पहले बता दूं यूएसए और चाइना ने इस लिस्ट को डोमिनेट किया है, बहुत अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ पे डोमिनेट किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ये जो लिस्ट आई है तो किस में कितने हैं, सबसे ज़्यादा आपको मिलियनेयर्स मिल जाएंगे न्यूयॉर्क में, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो हमारी इंडिया से मुंबई है इसका क्या रैंक रहा है, तो इसका रैंक रहा है 21st। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो है वो 21st पे है, टॉप किया गया है न्यूयॉर्क के द्वारा। अगर पूछा जाएगा कि सेकेंड में कौन है तो वो है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो ने यहाँ पे सेकंड रैंक पे है, तो इसको भी याद रख लेना। बट आपको ये दोनों पहला और लास्ट कौन है इस तरह ही याद रखना है, यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, SOWP की रिपोर्ट आई है, पब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को, और अब मोस्ट पॉपुलस नेशन जो है दुनिया का वो इंडिया बन चुका है। कितनी पॉपुलेशन है आज की डेट में हमारे यहाँ पे, तो ये है 142.86 करोड़। तो 8 बिलियन में से अगर बात करूँ तो यहाँ पे 142.86 करोड़ जो है ये हमारे यहाँ पे इंडिया में पॉपुलेशन है। और चाइना जो है उसकी पॉपुलेशन का जो एस्टिमेट किया गया है वो आप लोग देख सकते हैं, ये चाइना की लिखी गई है, तो इसको भी नोट कर लेना अलग से। दोनों में आपको हो सकता है एग्जैक्ट डेटा भी पूछा जाए, या फिर आपको ये तो अब तो चलो सभी इंडियंस को पता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया बन चुकी है, जो कि किसी हद तक सही नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएन पॉपुलेशन फंड की, UNFPA की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मैंने जैसे आपको बताया सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको मिलियनेयर्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम भी नोट कर लीजिए, वैसे ये रेयर चांसेस होते हैं कि पूछा जाएगा। नटालिया का नेम जो है वो इसके जो है इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और इंडेक्स आया था, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें आपको लिख देता हूँ। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था 2023 का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको पूछा गया है कि इनकरेक्ट आपको बताना है। अब देखो, इनकरेक्ट की बात अगर यहाँ पे की है तो मैं आपको पहले इसका आंसर बता देता हूँ क्या है, एक सेकंड रुकिएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको सीधा आंसर बता दूँ फिर इसको डिटेल करेंगे। ऑप्शन ए जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन बी और सी जो है वो बिल्कुल सही है। अब इस पर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की अगर बात करूँ तो इंडिया का रैंक क्या रहा है इस लिस्ट में, अगर आपको ये पूछा जाए, जो कि डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है, आपको याद रखना है कि इंडिया का यहाँ पे रैंक क्या रहा है। इंडिया का रैंक से ज़्यादा यहाँ पे एक और चीज़ है कि काफ़ी सारे जो हमारे टॉप यूनिकॉर्न्स की अगर बात करूं तो उसमें एक ऐसा यूनिकॉर्न है जो आप लोग देख सकते हैं डेली बेसिस पे आज की डेट में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पैसा सिर्फ यही लोग कमाते हैं अच्छा खासा। सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेटर जो बायजूस है वो इस समय यूनिकॉर्न्स में सबसे टॉप पे है, जिसकी टोटल नेटवर्थ है 22 बिलियन US डॉलर। ठीक है, इसके अलावा स्विगी और Dream11 दूसरे और तीसरे पोजीशन पे रहे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टॉप करा है इस इंडेक्स को। इनके पास टोटल आज की डेट में अगर यूएसए की बात करूं तो इनके पास ये 66 नहीं है, इसको आप 666 कर देना। ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया था। मैं इसको थोड़ा सा अगर करूं, इस स्क्रीन को थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिएगा जी, अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनके पास टोटल 666 यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें चाइना सेकंड पे है। अगर इंडिया की बात की जाए, जो कि आपको पूछा जाएगा पेपर में, इंडिया का रैंक जो है वो थर्ड है, और हमारे पास टोटल 58 नहीं, हमारे पास टोटल जो है वो 68 यूनिकॉर्न्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखना
जो पहले पिछले साल की अगर बात करूं तो 54 में अब 14 और ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्लोबल यूनिकॉर्न की जो इंडेक्स रैंकिंग आई है हुरून के द्वारा, तो ये आप लोग याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है टॉप मोस्ट कौन है। और इंडिया का एकमात्र ऐसा यूनिकॉर्न है जो कि टॉप 10 बिगेस्ट राइजेस में अगर बात की जाए प्री कोविड उसमें आता है, तो वो भी बायजूस ही है। आप लोगों ने देखा होगा बायजूस ने जिस तरीके से फीफा में भी स्पॉन्सर करा था, मेसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो जाती। आकाश को भी इन्होंने अक्वायर करा है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली, एक मिनट रुकिएगा मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूँ जी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेकेंड रुकिएगा यहाँ पे, एक सेकेंड जी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने रिसेंटली रिलीज करी है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन रिपोर्ट विद द की highlighting that around 67 million children missed out on one or more vaccination over 3 years during the COVID-19 pandemic। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये आई है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि कितने बच्चे ऐसे हैं, वो है 67 मिलियन चिल्ड्रन जिन्होंने मिस कर दिया अपना एक या एक से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो 3 साल तक ये बच्चों को लगता है। तो यहाँ पे इसको याद रखना, ये रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा आई है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि पहली इंडियन स्टेट बनी है जिसने डेवलप करा है डीएनए डेटाबेस फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। देखो पहली स्टेट है जिसने ऐसा किया है, नाम क्या है, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पहली स्टेट बनी है जिसने एक डीएनए डेटाबेस बनाया है फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ को, और ये जो प्रोसेस है इसमें एक डेटाबेस बनाया जाएगा। अप्रैल 2022 में ये शुरुआत की गई है, ताकि जितना भी रिकॉर्ड्स हैं, अब तकरीबन 150 सैंपल ऐसे हैं आइडेंटिफाइड बॉडीज़ के जिनको स्टोर किया गया है इस डेटाबेस में। तो ये याद रखना, पहली ऐसी स्टेट है जो कर रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे इंडियन रेसलर है जिन्होंने जीता है इंडिया का पहला गोल्ड मेडल एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि अस्ताना में हुई है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग पहले ऐसे बने हैं इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता है। हुई कहाँ पे, अस्ताना कजाकिस्तान में ये हुई है। इनका नाम याद रखना, इनका नाम है अमन शेरावत, जिन्होंने ये चीज़ को करा है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमन शेरावत किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखना ये रेसलर हैं। जीता कहाँ पे, ये डायरेक्ट दोनों तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कहाँ पे जीता है, किसने जीता है। इनके साथ और भी बड़े सारे लोगों ने मेडल जीता है, जिसमें दीपक मिर्का नाम है, अनिरुद्ध गुलिया नाम है, इन्होंने भी जीता है। बट आपको इनका नाम याद रखना है, ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, क्योंकि पहला मेडल है जो कि गोल्ड मेडल हम लोगों ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता है। नेशनल फायर सर्विस डे की अगर बात की जाए, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अग्नि। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, कैसे बनता है, क्योंकि इसकी जो जैसे फायर सर्विस डे है, अग्नि की फुल फॉर्म पेपर में किसी ना किसी तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। ये जो अग्नि की एक फुल फॉर्म है, इसको याद रखना, अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किस दिन मनाया जाता है, हर साल 14 अप्रैल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फायर सर्विस डे के रूप में। तो इसको भी आप लोग याद रखना। 2022 की जो थीम थी वो थी लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। दोनों में कन्फ्यूजन मत रखना, 2023 शुरू हो चुका है, अब आप पुरानी थीम्स को भूल भी सकते हो, लेकिन ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड वॉइस डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब किस तारीख को। वर्ल्ड वॉइस डे हर साल 16 अप्रैल के दिन जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द फिनोमिना ऑफ वॉइस एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉइस। तो ये चीज़ याद रखना। और इसकी एक थीम भी थी, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी, थीम भी कह सकते हो या मोटो भी आप इसका कह सकते हो, ये जो इस बार इसका चल रहा है वो है योर वॉइस मैटर। तो ये आप लोग याद रखना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑन अप्रैल 17, 2023 एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जो इनिशिएट की गई है
मॉन्ट दे मार्सान फ्रांस से, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की जो एक कंटाइजेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट करा है। अब उसका नाम क्या है? देखो आईएएफ की अगर मैं बात करूँ, इस एक्सरसाइज की अगर बात करूँ तो इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज ओरियन। इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। पहला पॉइंट ये बन सकता है कि ये कहाँ पे हो रही है? फ्रांस में हो रही है। फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स के द्वारा ये करवाई जा रही है फ्रांस में ही, और ये काफ़ी तकरीबन 15 दिन तक चलेगी, 5 मई तक ये चलेगी, 15 से 20 दिन तक। तो ये याद रखना, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ की, जो ऐसा नहीं है कि ये बायलेटरल है, ये मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आई हैं। उनमें अगर मैं नाम लूँ तो जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज का नाम क्या है? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो रही है, तो इसका नाम है एक्सरसाइज ओरियन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके जो जेकेएस जैसे एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाने के चांसेस बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के अभी हाल ही में मेलकॉम आदिशिष्य अवार्ड 2023 का किसको मिला है? ये एलिजाबेथ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, आदिशिष्य ट्रस्ट के द्वारा। तो ये जो हमारी इकोनॉमिस्ट हैं, क्या नाम है? उत्सा पटनायक जी, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस जो ट्रस्ट का नाम है, इसको मीट भी कह सकते हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म में, और ये मीट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन्होंने जितनी भी डेवलपमेंट स्टडीज़ करी हैं फील्ड में, उसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जब इंटरनेशनल अवार्ड को मिलता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खासतौर पर अगर किसी वुमेन को ये मिलता है, इंडियन वुमेन को, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अभी कौन सी ऐसी यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है युवा पोर्टल, एंड 1 वीक 1 प्रोग्राम टू हेल्प इन कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये युवा पोर्टल जो है ये शुरू किया गया है। अभी किस मिनिस्टर ने किया है? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको हाल ही में शुरू किया है। आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम से क्या होगा? इसमें जो हमारे CSIR या नेशनल फिजिकल लेबॉर्ट्री जो है, ये ऑर्गेनाइज करेगा। एक प्रोग्राम किया गया है जिसमें हर हफ्ते एक लैब का प्रोग्राम जो है, ताकि अवेयरनेस की जाए यहाँ पे क्रिएट कि कितनी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अवेलेबल है, जिसका यूज़ करके जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं वो काम कर सकते हैं, सोल्यूशन दिए जा सकते हैं। जो सोशल अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए, कैसे शुरुआत करें, कैसे रजिस्टर करें, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को सिखा दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको भी यहाँ पे जो है किया जाएगा। तो ये बेसिकली MSMEs के लिए किया गया है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी आपको बताना है कि विजडन क्रिकेटर्स की जो अभी लिस्ट आउट हुई थी, इसमें कौन सा जो डेटा है वो इनकरेक्ट है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको वो बता देता हूं जो इनकरेक्ट है, ताकि आपको हो जाए। बाकियों को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसमें जो डेटा गलत है वो है सेकंड। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पॉइंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, ये पहली इंडियन बनी है क्रिकेटर जिनका नाम इस लिस्ट में आया है। साथ ही साथ अब यहाँ पे बाकियों को भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आपको इन सब के नाम याद रखने हैं, कौन किस कंट्री से खेलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे टॉम ब्लंडल है, ये न्यूजीलैंड से है। बेन फोक्स हैं, ये इंग्लैंड से है। हरमनप्रीत कौर इंडियन है। इन सबको जो है ये टॉप 5 विजडन क्रिकेटर में ऐड किया गया है। इन सबको किस स्पोर्ट से याद बिलोंग करते हैं ये याद रखना। हरमनप्रीत कौर तो सबको याद रहेगा। बेन स्टोक को भी यहाँ पे लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड मिला है 3री बार। ऑस्ट्रेलियन बैटर जो है बेथ मुनी, इनका नाम वर्ल्ड की टॉप वुमेन क्रिकेटर्स का में रखा गया है। सेकंड टाइम, दूसरी बार आया है 3 साल में। और इंडिया के जो सूर्य कुमार यादव हैं, उनको लीडिंग T20 क्रिकेटर का अवार्ड से के टाइटल से भी सम्मानित किया गया है। और हरमनप्रीत कौर जो है ये पहली बनी है। देखो, दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हरमनप्रीत का क्वेश्चन है, ये पूछा जाने के चांसेस बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, जो भी कोई विमेन पहली बार इस पोजीशन पे होती है तो वो पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, तब के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।